हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पर। आज फिर देखिए मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के लेके आया हूं और वो आपके रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। और हम लोग कोई भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं, जैसे कि अभी बहुत कम समय बचा है और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करें। और इन सब ये चूँकि प्रीवियस ईयर्स के आए हुए प्रश्न हैं, ऑप्शन सहित मैं इनको जो है आपके सामने जो है क्या कहना चाहिए डिस्कस कर रहा हूं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छे से उपयोगी साबित होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि भाई आप जो है चैनल को जो भी नए लोग हैं उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और उसके बाद लोगों में शेयर करें अगर जो है, जिससे कि आप सबको आने वाले दिनों में ढेरों अच्छी सूचनाएँ जो है मिलती रहें। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार और कहीं ना कहीं चीज़ें आगे और अच्छी होंगी। अभी हम लोग पीसीएस के लिए, समीक्षा के लिए और भी ढेर सारे जो भी वीडियोस हम लोग बना पाएंगे वो आप सबके सामने जो है रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक सुविचार भी ले लेते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। हार्ड वर्क जो है वो भाई उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जो जितनी मेहनत करता है वो उतनी सफलता अर्जित करता है। ठीक है, तो आप सब लोग मेहनत करें और भाई भाग्य के भरोसे ना रह के अपनी मेहनत पे विश्वास करते आगे बढ़ते रहें। चलिए हम लोग आगे प्रश्न ले लेते हैं। ये हम लोग जो है यूपीएससी पेट के लिए एक सामान्य प्रश्नोत्तरी, विज्ञान की प्रश्नोत्तरी है और उसके बाद हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। देखिए माइटोटिक सेल डिवीज़न के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हम सबको पता है कि मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 22 जोड़ियों को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, 23वीं जोड़ी को हेट्रोसोम या हम लोग एलोसोम भी कहते हैं। और 23वीं जोड़ी में ही अगर XX है तो उसे हम लोग फीमेल बॉडी में देखते हैं और अगर XY है तो मेल बॉडी में। अगर हम माइटोटिक सेल डिवीज़न, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें क्या है कि ज़्यादातर माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है, जितनी भी अलग तरीके की कोशिकाएं हैं। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं मियोटिक सेल डिवीज़न होता है, उसे मियोसिस भी बोल देते हैं। तो मियोसिस सेल डिवीज़न के कारण जो है क्रोमोसोम्स का नंबर आधा रह जाता है। माइटोटिक सेल डिवीज़न से हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स का नंबर पे कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो आप देखिए उसमें क्या है, भाई पहले जो फेज़ होती है माइटोटिक सेल डिवीज़न की, भाई प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है, टीलोफेज़ है। तो ये जो एनाफेज़ है इसमें जो है क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब प्रोफेज़ शुरुआत में है, टीलोफेज़ सबसे आखिर में है, बीच में कौन सी बची, एनाफेज़। तो यहीं से क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो ये हम लोग जो है एनाफेज इसका सही आंसर होगी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्लोरोफिल को जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा। तो सोडियम, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम। तो इसमें देखिए जो क्लोरोफिल होता है उसका मुख्य जो घटक ही होता है वो क्या है, मैग्नीशियम का बना होता है, मैग्नीशियम का। तो जो क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक है वो मैग्नीशियम का बना होता है। तो इसका भाई जाहिर सी बात है क्लोरोफिल को अगर हम लोग जलाएंगे तो मैग्नीशियम ही हमको मिलेगा, मैग्नीशियम ही हमको बचता हुआ मिलेगा, क्योंकि भाई इनऑर्गेनिक मटेरियल मैग्नीशियम है। तो बाकी तो सब कार्बनिक पदार्थ है, जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। क्योंकि क्लोरोफिल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, मैग्नीशियम उसका जो है सेंट्रल मेटल होता है। तो यही सही आंसर। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछते हैं कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक किसका बना होता है, तो हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम का। जैसे हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक किसका बना होता है, तो आयरन का। इस तरीके से हीमोसाइनिन का, कॉपर का। तो ये सब प्रश्न, साइटोक्रोम का, तो हम लोग कहते हैं आयरन का। ठीक, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है। तो देखिए ये जो निकट दृष्टि दोष है, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर और वर्णांधता। तो इसमें ये निकट दृष्टि दोष और किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर वगैरह तो दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। ये जो वर्णांधता है ये एक आनुवंशिक रोग है और इसके साथ एक हीमोफीलिया भी आता है। तो ये आनुवंशिक रोग हैं और पता है ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं। तो आगे चल के अगर हम लोग कहें कि महिलाएं इन रोगों की वाहक होती हैं, पुरुषों को ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो हीमोफीलिया, वर्णांधता आनुवांशिक रोग है। एक्स क्रोमोसोम से ये जो है क्या कहना चाहिए, संलग्न रहते हैं और ये पुरुषों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, हम लोग कहेंगे वर्णांधता। अगला प्रश्न ले लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? स्तनधारियों की विशेषता नहीं है तो ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, बिल्कुल सही। इनमें त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है, तो भाई जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो हृदय होता है वो 4 कक्षी होता है, त्रिकक्षी जो है उभयचर में मिलता है। और इनके शरीर में बालों के साथ साथ पसीने की तेल और ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये भी सही है। अधिकांश स्तनधारी जीवी शिशु पैदा करते हैं, विविपेरस होते हैं, ये भी सही है। तो ये त्रिकक्षी वाला जो है वो गलत हो गया। अगर यहाँ पे 4 कक्षी वाला होता तो वो ऑप्शन सही होता। तो कहीं ना कहीं ये देखिए विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो हम कहेंगे त्रिकक्षी हृदय नहीं होता है। स्तनधारियों का जो हृदय है वो 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब कि 4 कक्षी होता है, ठीक है। तो त्रिकक्षी हृदय किस में पाया जाता है? पीसीएस का क्वेश्चन है, ये उभयचर वर्ग में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कीट की रक्त शर्करा क्या होती है? तो देखिए रक्त में कीटों में इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लें। इंसेक्टा, ये जितने भी कीट हैं वो इंसेक्टा वर्ग में आते हैं, और इंसेक्टा वर्ग को ही हेक्सापोडा कहा जाता है। हेक्सापोडा, इसमें 6 पैर होते हैं। तो ये जो है हम लोग कहेंगे कि भाई ये जो 6 पैर होते हैं ख़ास तौर से, तभी इसको हेक्सापोडा कहा जाता है। जितने भी कीट हैं वो सब में 6 पैर होते हैं, हेक्सापोडा कहते हैं, इंसेक्टा वर्ग कहते हैं। और इसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं, और यही पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो है वो वर्ग है, मतलब प्राणी हैं। मतलब कि अगर बात करें कि ये लगभग 8 से 9 लाख, ठीक है। अगर प्राणियों की जो स्पीसीज की बात की जाए तो 10 से 11 लाख के आसपास है। इसमें से 8 से 9 लाख जो है वो इनकी ही वैरायटी है कीटों की। तो इनमें एक विशेष प्रकार का एक जो है रक्त शर्करा जो है वो होती है ट्राइहेलोज, ठीक है। तो ट्राइहेलोज जो है एक विशेष प्रकार की शर्करा इनके में पाई जाती है, जैसे कि तिलचट्टा हो गया। और अगर हम लोग कहें कि भाई जितने भी मच्छर हैं, मक्खी हैं और ये सब रेशम कीट हैं, ये सब उनमें ये होता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। रक्त का पीएच बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ चुका है। आप सबको पता है कि इसका रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच का पैमाना सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें 1 से 14 तक खाने होते हैं, 7 को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, 0 से 7 तक को अम्लीय कहते हैं, 7 से 14 तक जो है क्षारीय कहा जाता है, 7 पे हम लोग उदासीन कह देते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। पानी जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान 7 होता है। 7 से ज़्यादा जो है अगर कहा रक्त का होता है तो वो 7.4 हो गया। लार का अगर कहा जाए तो लार का भी कम है और दूध का भी कम होता है 7 से, तो वो सब 7 से कम है, मतलब वो अम्लीय है। और रक्त हल्का क्षारीय होता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग मात्रा कितनी होती है? तो प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होती है, और जितने भी रक्त में रक्त कणिकाएँ होती हैं वो कितना बचा, हम लोग इससे अगर आइडिया लगा लें तो भाई जाहिर सी बात है वो 40 से 45% हो गया। तो रक्त कणिकाओं की संख्या 40 से 45% और प्लाज्मा की मात्रा रक्त में 55 से 60%। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो अगर इस तरीके से अलग अलग करके दे दिया जाए तो हम 55 लगाएंगे, ठीक है। और ब्लड कार्पसल्स कितनी होती हैं? तो 45% में, ठीक है। और 45% में जो ब्लड कार्पसल्स होती हैं वो RBC, WBC और प्लेटलेट्स आती हैं। इसमें प्लाज्मा में क्या है कि भाई देखिए ढेर सारे जितने भी इसमें प्लाज्मा में पानी का भी प्रतिशत पूछा जाता है, तो वो 90 से 92% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, ये भी प्रश्न आ चुका है। तो ये सब जनरल साइंस के हिट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो जीव में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अगर हम लोग कहें कि भाई श्वसन प्रक्रिया, ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए ऊर्जा का विद्युत घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पायरेशन, श्वसन। पौधों में अगर पूछा जाए भोजन का निर्माण से संबंधित कौन प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? तो बोमर भी ये चेहरे में होती है, मैलियस कान में होती है, इनकस कान में होती है, और स्टेपीज जो है सबसे छोटी अस्थि होती है, ठीक है। तो कान में कौन सी बोन्स हैं? तो कहेंगे 3 तरीके की, मैलियस,
इनकस एंड स्टेपीज। तो ये स्टेपीज जो है सबसे छोटी अस्थि है, सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, तो ये कान में तीनों पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं? तो प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो एसिड बनते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वहाँ पे सैकराइड्स बनते हैं या अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड को पेप्टाइड भी कहते हैं, मोनोपेप्टाइड ऐसे यहाँ सैकराइड, वैसे यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेप्टाइड। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो देखिए रेटिनॉल का नाम, विटामिन ए, थाइमीन B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3। तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स और सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ADEK ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब वसा में घुलनशील है। तो इसमें कौन सा जो पानी में घुलनशील नहीं है, तो कौन सा हो गया? कहेंगे रेटिनॉल, ये वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील 4, और बी कॉम्प्लेक्स में कितने आते हैं? 8, और एक विटामिन सी ये 9। तो टोटल विटामिन्स कितने हो गए जो हम लोगों को जानने चाहिए? वो 13 टोटल हो गए। 4 वसा में घुलनशील और 9 जल में घुलनशील, टोटल 13 विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पैरासीटामॉल, बहुत देखिए ये पैरासीटामॉल को PCM भी कहते हैं। ये जो है कैसी भाई, ज्वर और दर्दनाशक दवा है, मतलब कि प्रतितापक, इसे एंटीपायरेटिक भी मेडिसिन कहते हैं और दर्दनाशक को एनाल्जेसिक कहते हैं। तो अगर अलग अलग इस तरीके से प्रश्न दे दिया गया, प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक कहते हैं, प्रतितापक को एंटीपायरेटिक, ये एनाल्जेसिक। अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ और लिख देते तो इसमें से प्रतितापक सही होता, लेकिन प्रतितापक और दर्दनाशक को मिला दिया गया तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न हो गया। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं प्रश्न। इनमें से कौन सी एक फसल एक फलीदार फसल है? तो जितनी दालें होती हैं वो सब फलीदार हैं, ठीक है। इन्हें लेग्यूम्स कहते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन है? तो IAA जो है, इंडोल एसिटिक एसिड इसे कहते हैं, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है, इसकी खोज डार्विन ने की थी। ये पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ऑक्सीजनोमीटर से पौधे की वृद्धि मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। खट्टे फलों में कैंकर, साइट्रस कैंकर एक डिजीज़ होती है। देखिए इस तरीके से लिख देते हैं, साइट्रस कैंकर। ये खट्टे फलों में, नींबू में अक्सर आपने देखा होगा कि ऊपर जो है थोड़ा सा जो है नींबू ख़राब होने लगता है, तो वहाँ एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री, ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो ये साइट्रस कैंकर काज करता है, नींबू के ऊपर जो है डार्क जो है सर्कल बनने शुरू हो जाते हैं और जिससे नींबू ख़राब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज़ किसकी? तो आलू भी सड़ने लगता है, ये ऑक्सीजन भंडारण में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो ब्लैक हार्ट डिजीज़ हो जाता है पोटैटो। ब्लैक हार्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, कहेंगे कि डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो भाई ध्वनि तीव्रता मापने के लिए हम लोगों को क्या भाई, लक्स जो है, हेनरी, मोह, ये सब नहीं है, क्या है, डेसिबल। हम लोग जो जैसे कि अभी हम जो बोल रहे हैं इसकी ध्वनि की एक तीव्रता है, तो वो किस में मापेंगे आप? डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप चमकीली लौ में प्रज्वलित हो जाता है? तो देखिए अगर कहें कि भाई माचिस की तीली पर एक विशेष प्रकार का रसायन लगा होता है और उसकी जो कवर है उस पर भी, तो वहाँ से केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ कौन सा आंसर सही हो गया? तो कहेंगे भाई रासायनिक ऊर्जा हो गया। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं डिब्बी पे, और अगर हम लोग कहें मर्क्यूरस सल्फाइड जो है वो उसके तीली पे लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो आप देखिए ध्रुवों पे, जैसे ही हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे जी का मान बढ़ता जाता है। तो विषुवत रेखा पर जो है जी का मान कम होता है और ध्रुवों पे अधिकतम होता है। पृथ्वी से अगर हम अंदर गहराई में भी जाते हैं तो भी जी का मान जो है वो क्या कहना चाहिए कि भाई कम होता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पे शून्य हो जाता है। अंतरिक्ष में जी का मान शून्य हो जाता है, तो पृथ्वी के नीचे जाने पर, पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। और विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाएँ तब भी जी का मान घटता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो गया? कहेंगे विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है।
ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? देखिए ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, क्योंकि भाई ये एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है, तो इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि धातु में देखिए लोहे में 5 किलोमीटर तक 1 सेकंड में ध्वनि चलती है। द्रव में जैसे कि पानी ले लें तो 1400 मीटर पर सेकंड होती है। गैस की बात करें तो वायुमंडल में 332 मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं चल सकती है, ठीक है। तो अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं, जब जल जमता है तो उसका घनत्व, तो देखिए जल जब जमता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि जल का जो घनत्व है वो अगर कहें कि भाई कितना होता है तो 1 ग्राम पर सीसी हो जाता है, और जो बर्फ़ है उसका 0.9 हो जाता है। अगर घनत्व कम हो जाने की वजह से बर्फ़ पानी की सतह पर जो है वो तैरता है। तो यहाँ क्या है, जल जब जमता है तो उसका घनत्व जो है वो क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है, घटता है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, जो भी व्यक्ति जितनी भी हाइट का है उसकी आधी हाइट का अगर हम शीशा ले लें, समतल दर्पण ले लें, उससे उसके शरीर को पूरा देखा जा सकता है। अगर 6 फीट का है तो 3 फीट का ले लें, ठीक है। व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 एक आधा वाला हम लोगों का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, डायनामो का भाई देखिए ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने की थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रश्न, ये वाला सही हो गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, विद्युत चुंबक किससे तैयार किए जाते हैं? तो जितने भी विद्युत चुंबक होते हैं वो सब नर्म लोहे से तैयार किए जाते हैं। नर्म लोहा होता है, उससे विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों को हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया? देखिए अगर पृथ्वी के नीचे की प्रतिरोधक परतें होती हैं तो प्रतिरोधक परतों की प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए हम लोग टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंडिंग सिस्टम, ये क्या है कि भाई ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं पृथ्वी की सतह के अंदर तो जो प्रतिरोधकता होती है उसका पता लगाती हैं। तो टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं, ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ ये प्रश्न ना पूछा गया हो। तो एक्सरे की खोज किसने की है? तो रॉन्टजन। इन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और इन्होंने अज्ञातवश अगर कहा जाए कि ये उसकी खोज कर नहीं रहे थे, इसीलिए उसका नाम एक्सरे रख दिया था, ठीक है। ये खोज कुछ और कर रहे थे लेकिन इन्हें इत्तफाकन एक्सरे मिल गया, ठीक है, रॉन्टजन। हब्बल, देखिए उन्होंने आकाशगंगा से संबंधित नियम दिए हैं, हब्बल्स लॉ। उसमें कहा गया है, उन्होंने बताया था फुटबॉल जो होता है या गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा भरिए, उस पर डॉट बना दीजिए, तो ऐसे डॉट्स के बीच में जैसे जैसे हवा भरते जाएंगे डॉट्स के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो हब्बल के नियमानुसार जो है यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, गलीली ने क्या किया है कि भाई इन्होंने सबसे पहले दूरबीन बनाया था। अगर हम कहें टेलीस्कोप बनाने वाले गैलीलियो गैलीलाई, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि भाई जो है क्या कहना चाहिए कि कोपरनिकस के सिद्धांत को इन्होंने प्रमाणित किया था। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी खोज किसने की है? तो कहेंगे ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने। वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन बनाया है, और ये वो भी वाल्टर हंट भी क्या है, एक तार लेके ऐसे ही बस क्या कहना चाहिए उस कहीं व्यस्त होके उसी तार को अपना ऐंठते रहे, तब तक देखा कि भाई वो तो एक सेफ्टी पिन जैसा कुछ बन गया है, और बस बहुत अकस्मात इस तरीके की खोजें इन्होंने कर डाली। फिर आगे चल के इन्होंने सिलाई मशीन भी बना डाली। मार्कोनी ने रेडियो तरंगों का उपयोग किया था। अगर कहें ये इटली के वैज्ञानिक थे, हमारे देश में भी एक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे, उन्होंने रेडियो तरंगों की खोज कर ली थी लेकिन वो पेटेंट लेने में पीछे रह गए, तो मार्कोनी ने पेटेंट ले लिया। ये एक यूट्यूबर हैं भाई, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तो बस यहाँ पे ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? माइकल फैराडे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? देखिए मोम का पिघलना, पानी का संग्रहण, पौधों में वाष्पोत्सर्जन,
तो ये है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के लिए भाई जो है वो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कहेंगे कि भाई जैसे कि सूर्य की ऊर्जा जो है वो जब आके पड़ती है क्लोरोप्लास्ट पे आके, तो वो पता है पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। पानी के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में फिर क्रिया होती है, आगे चल के शर्करा बनती है, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण, इससे हम लोग जो है रासायनिक परिवर्तन। ठोस के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, जितने भी ठोस होते हैं उनमें क्या चीज़ें निश्चित होती हैं, कहेंगे भाई उसका आकार निश्चित होता है, उसका आयतन निश्चित होता है, या उसकी मात्रा निश्चित होती है, तो यही सही हो गया। अगर हम लोग द्रव की बात करें तो जिसमें डालते हैं वो उसका आकार ले लेता है और उसकी मात्रा निश्चित है, और लेकिन उसका आकार जिसमें डालेंगे उस हिसाब से हो जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए किसकी, पहली बात तो बताएं, परमाणु बम की खोज किसने की? तो भाई ओटो हन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने परमाणु बम बनाया है, और इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम परमाणु रिएक्टर में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्या है कि भाई आशा धातु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण इससे संबंधित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? मतलब कि कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? जैसे ताप ज़्यादा उत्पन्न होगा तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा पदार्थ है जो कोई हानिकारक पदार्थ भी नहीं उत्पन्न करता है, जब जलता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था, इसमें ये इसके प्रश्न आंसर हो गए, और आगे चल के भाई हम लोग जो है आप लोग इसी तरीके से जो है अपनी तैयारी को सही दिशा देते रहें, और हम लोग आपके लिए इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बहुत कम समय में जो है मिल सके, और उसको रिवाइज़ करके आपका जो है परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग फिर कल नए वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।